नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं सी टेट को लेकर के, जिसमें सीडीपी को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाने हैं आपको परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में आपको काफ़ी हद तक इनसे मदद मिलेगी, इस तरह का विश्वास मुझे है। और उसी के मद्देनज़र जो है कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, जो आपसे पूछा जा सकता है। बाल विकास में खालिस्तान से खालिस्तान तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंदर कहाँ से कहाँ तक की होने वाले वृद्धि और बदलाव की बात करते हैं। जन्म से माध्यमिक अवस्था, जन्म से किशोरावस्था, गर्भधारण से माध्यमिक अवस्था, गर्भधारण से किशोरावस्था। तो देखो, बाल विकास के अंदर गर्भधारण से जो है अध्ययन शुरू होता है और किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला खालिस्तान उसमें गर्भधारण आएगा, दूसरा जो है उसके अंदर किशोरावस्था आएगी। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपके लिए, इसमें लिंग खालिस्तान है जबकि जेंडर खालिस्तान है। लिंग क्या है और जेंडर क्या है? लिंग जैविक है, जेंडर सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखो, लिंग तो जैविक होता है दोस्तों, और जो हमारी जेंडर की बात है वो सामाजिक संरचना में आती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास नहीं होता, बहुदिश, लचीला या संशोधन योग्य, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित और रेखीय। तो विकास नहीं होता, इनमें से क्या नहीं होता? तो देखो, विकास बहुदिश होता है, विकास लचीला और संशोधन योग्य होता है, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित रहता है, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता, बल्कि विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास वर्तुलाकार होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेखीय, क्योंकि ये नहीं होता पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, इसमें बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। तो बच्चे ये सब कुछ कहाँ से सीखते हैं? तो देखो, आस पड़ोस से भी बच्चा सीखता है, धर्म से भी बच्चा सीखता है, स्कूल से भी सीखता है, और समकक्षीय समूह यानी कि जो उनकी मित्र मंडली होती है उससे भी सीखता है। तो इसका मतलब 1 2 3 चारों से सीखता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी इन सब से ही सीखता है। नेक्स्ट है, किलपैट्रिक के अनुसार प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहलाती है। किलपैट्रिक ने कौन सी अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है, कि बाल्यावस्था जो होती है ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। इनमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का विचार दिया है? तो प्रगतिशील शिक्षा का विचार देने वाले फ्रोबेल, जॉन डीवी, जीन पियाजे, गांधी जी। तो इनमें से हैं जो जॉन डीवी थे जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते व सीखते हैं? सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, सजा के डर के कारण, संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल है, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गणन करके। तो बच्चे मुख्य रूप से सोचते व सीखते हैं। कौन सा आधार होता है बच्चों का सोचने और सीखने का? तो देखो, बच्चों के सोचने और सीखने का जो आधार होता है संसार में स्वयं क्रियाएं करके सीखते हैं, जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल होती है, क्योंकि सर्वाधिक बालक का सीखना अपने आप से होता है। यदि हम ब्रेनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो ब्रेनर ने कहा कि बालक जो है ज़्यादातर अपने सामाजिक वातावरण से सीखता है। इसी प्रकार से हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात करें तो वाइगोत्स्की ने भी कहा कि एक बालक जो होता है वो जो है अपने वास्तविक विकास के क्षेत्र से सीखता है, जहाँ बालक अपने आप सीखता है, दूसरों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के सीखने की यदि बात आती है तो बालक किससे सीखता है? अपने आसपास के वातावरण से स्वयं क्रियाएं करके, अंतः क्रियाएं जो सामाजिक स्तर पर होती है उनसे सीखता है अधिकतम संख्या में। इसके बाद में नेक्स्ट है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास निम्न में से किस पर निर्भर है?
तो आनुवंशिक बनावट पर निर्भर है, भौतिक वातावरण पर निर्भर है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, आनुवंशिक बनावट जो होती है यानी आनुवंशिक संरचना हमारी होती है, उस पर भी विकास निर्भर होता है। हमारा जो भौतिक वातावरण होता है उस पर भी निर्भर होता है, और हमारा जो सांस्कृतिक वातावरण होता है उसके ऊपर भी निर्भर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 सभी पे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 1 2 3 सभी पर हमारा विकास जो है निर्भर होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं एवं उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। कौन सी अवस्था जो है जीन पियाजे की है, उसकी कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर ए संवेदी परक अवस्था, तो ये गामक क्रियाओं से संबंधित होती है, तो इसमें हो जाएगा थर्ड। इसके बाद में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा एक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण और संबंध वर्गीकरण करना सीख जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हो जाएगा पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 2, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी विकल्प के अंदर जैसे दिए हुए हैं उसके अनुसार हम इसका मिलान करेंगे तो ये सही मिलान है। नेक्स्ट है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट, जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अनुभवों पर आकार में लेता है, अनुभव से आकार लेता है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। एक सामाजिक प्राणी को निष्क्रिय अभिग्राही के रूप में। एक जैविक प्राणी को उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बी इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में जो है या एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को देखते हैं, जिसमें रचनावादी संरचना यानी बालक अपना निर्माता खुद बनता है। इसके बाद में एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। ये प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अच्छी लड़की लड़का लड़की अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो सार्वभौमिक जो है नैतिक उन्मुखता को दर्शाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इनमें से क्या है जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर देखो, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है शारीरिक विकास को, पोषण भी करता है, खेल भी करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती है, इसका मतलब सभी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है? एक छोटे गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास को वरीयता देता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चे में संरक्षण की कमी पाई जाती है, इस वजह से वो ऐसा समझता है कि इसमें ज़्यादा और इसमें कम है, तो ये उसके अंदर होता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको संरक्षण की कमी के नाम से हम जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग त्वरण किस प्रकार से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु उपाय है? वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले, अपचारित या अधिगम, असमर्थ योग्यता। तो ये होता है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए वर्ग त्वरण जो है ये विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास में योगदान देता है। तो नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता में सम्मिलित। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता में सम्मिलित है। तो विद्यालय आधारित आकलन में सम्मिलित है शिक्षण, अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण सत्र, शिक्षण शास्त्र, आकलन के दायरे को स्व आकलन, साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन, ये सभी होंगे दोस्तों। शिक्षण अधिगम भी होगा,
बाल केंद्रित गतिविधियाँ, और ये भी होगा। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी ये सभी इसके अंदर होंगे। तो राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे जाएं, उन्हें चुनौतीपूर्ण कक्षा उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाएं, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनके सफलता कम उम्मीद रखें। तो इसमें बी हो जाएगा दोस्तों, बी। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम में कार्य सौंपें। तो इससे क्या होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने की इच्छा रहती है हमेशा प्रतिभाशाली बालकों को। इसके बाद में बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, सोशल स्तर के ऊपर वो एक्सेप्ट करता उनको। तो एक्सेप्टनेस जिस अवस्था में पाई जाती है या चाहत रखता है वो क्या, मतलब सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक प्रकार से उनके कार्यों का अनुमोदन। तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये होता है दोस्तों सामान्य रूप से उस समय जब बालक बालिकाएं लगभग 12 वर्ष के आसपास होते हैं। तो किशोरावस्था का जो दौर होता है ना, एक तरह से उस समय ये सामाजिक अनुमोदन चाहते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था इसको हम कह सकते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था का दौर इसमें हो सकता है, उत्तर बाल्यावस्था का दौर इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों दिए हुए विकल्प में तो हमें ध्यान रखना है ये प्रारंभिक किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी कौन सा काल इसका, प्रारंभिक काल। इसके बाद में नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के सहशैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है। जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति एवं मूल्य। उपयुक्त दिए गए कूट से कुछ समूह दिए जा रहे हैं, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कूट समूह का चयन कीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सहशैक्षिक क्षेत्रों में शामिल है। तो सहशैक्षिक क्षेत्रों के अंदर क्या क्या शामिल होता है, देखो जीवन कौशल होता है, कार्य शिक्षा, दृश्य प्रदर्शन कला और अभिवृत्ति और मूल्य। तो लगभग ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 2 3 4। मूल्यांकन का सही अर्थ है जांचना, परखना, परीक्षा लेना, निर्णय देना। तो देखो मूल्यांकन शब्द का सबसे सही अर्थ है निर्णय देना। एक बालक के सामाजिक और अकादमिक व्यवहारों को देख कर के इस बात का निर्णय लिया जाता है कि आखिर बालक जो है उसका व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। तो निर्णय लेना, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उसके लिए उसकी गुणवत्ता के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि इसको लेना कि नहीं लेना, वैसे ही मूल्यांकन के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो निर्णय लेना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को खालिस्तान, जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जांचता है, से हटाकर खालिस्तान आकलन की ओर ले जाना होगा, जो अधिक दक्षता आधारित है। तो देखो इसके अंदर क्या है, आकलन के उद्देश्य को योगात्मक से जांच कर हटाकर रचनात्मक की ओर ले जाना होगा, योगात्मक से रचनात्मक की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अंदर सी, योगात्मक से रचनात्मक की ओर। इसके बाद में शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूल रहें करें, पाठ्यचर्या जो कि उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो देखो इसमें पाठ्यक्रम को शामिल करें, ये भी इसमें होना चाहिए। इसके बाद में इसमें विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, ये भी होना चाहिए। और अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखें, मतलब 1 2 3 होगा इसमें, चौथा इसका सही नहीं है, बाकी 1 2 3 विचार होंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है।
बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? विकास के मनोलैंगिक चरण, बड़े समाज की विषमता, परतंत्रता, बच्चों का विपरीत जेंडर विभावक के प्रति आकर्षण। तो इसमें हो जाएगा जेंडर स्कीमा सिद्धांत का मतलब ये इसमें आ जाएगा बच्चे जेंडर से जो भूमिकाएं सीखते हैं, वो बच्चे जेंडर से जो भूमिकाएं सीखते हैं कि बालक है तो उसकी क्या भूमिका, बालिका तो उसकी क्या भूमिका है। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, इनमें से सही विकल्प छांटें जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। यह उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी खाली समय का सदुपयोग करने की अभिव्यक्ति दर्शाता है, ये उसकी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में, तो ये रुचि को दर्शाता है भाई। जब वो अपने खाली समय को चित्रकारी में लगाता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी रुचि है चित्रकारी में। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका और विद्यार्थी सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका की भी और शिक्षार्थी की दोनों की भी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? पृथकीकरण, नामीकरण, समावेशन और एकीकरण। तो समावेशन मतलब इसके अंदर ये कि सभी को समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक ही बैनर के तले सभी प्रकार के लोगों की शिक्षा हो, जिससे कि दिव्यांगजनों को ऐसा नहीं लगे कि हम और से अलग हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों करेंगे भाई। वंशानुक्रम का भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन जिसका मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है। तो देखो, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि जैसे जैसे होती है ना, वैसे वैसे कोशिकाएं गुणात्मक रूप से बढ़ती है और शरीर के जो अवयव अंग है उनमें भी परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिजेस की संवेग विकास की स्कीम यानी व्यवस्था जो बताई उन्होंने, उनके अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होता है? यानी ईर्ष्या रूपी संवेग बालक में कब आता है? 12 माह में, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 3 और 5 वर्ष तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा कि ब्रिजेस ने तो कहा 2 वर्ष तक सारे संवेग पैदा हो जाते हैं। तो 12 माह में, 18 माह में। तो यहाँ होता है 18 माह में। 18 माह के अंदर बालक में ईर्ष्या नामक संवेग जो है वो पैदा हो जाता है। और अंतिम संवेग के रूप में 2 वर्ष की आयु जब होती है तब उसमें हर्ष पैदा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 माह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं प्रशंसा पाने के लिए ये कार्य करूँगा, मैं सजा से बचने के लिए ये कार्य करूँगा, मैं ये कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए, मैं ये कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इससे आनंद आता, इससे करने में आनंद आता। तो ये आंतरिक कथन की बात कर रहा है ना। तो आंतरिक तो मतलब वही है जब आनंद की अनुभूति होती है उसको आंतरिक रूप से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में निरंतर जो क्रिया होती है उससे कौन सा विकास प्रभावित होता है? केवल संज्ञानात्मक, केवल सामाजिक, संज्ञानात्मक सामाजिक दोनों, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। तो ये तीनों ही होंगे भाई। इससे आनुवंशिकता से और सामाजिक सांस्कृतिक से शारीरिक भी होगा और इसी से जो है संज्ञानात्मक भी होगा और सामाजिक भी होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि खालिस्तान द्वितीयक समाजीकरण का कारक है। तो देखो, परिवार, पड़ोस, परिवार, किताबें, स्कूल, धर्म। तो किताबें,
प्राथमिक समाजीकरण में देखो परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली ये सब आते हैं, लेकिन किताबें द्वितीयक है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक जो है वो परिवार आ गया और द्वितीय किताबें आ गई। इसमें क्या दोनों प्राथमिक दिए हुए हैं, इसके अंदर दोनों ही, एक प्राथमिक दिया हुआ है और एक है प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पे राइट होगा परिवार और किताबें। इसके बाद में लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इनाम, सजा से बचाव, सामाजिक अंतःक्रिया, अनुबंधन। तो देखो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को समझाने का प्रयास किया। इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है मूल रूप से सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है? विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, विद्यार्थियों का पृथक्करण। तो देखो इसमें राइट होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान। समावेशी शिक्षा जो है ना उसमें यही तो कहा गया कि सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से एक स्थान पर शिक्षा दी जाए। तो इसका मतलब व्यक्तिगत जो विषमता है वो नहीं रहे, व्यक्तिगत समानता पैदा हो, तो व्यक्ति विभिन्नताओं को सम्मान देना। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लेखन विकार जिसमें हो। तो मूल्यांकन के लिए लिखित कार्यों को अनिवार्य करना, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के अतिरिक्त समय देना, कक्षा में नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध कराना, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्ड। तो सीधी सी बात है लेखन कार्य आएगा इसमें। भाई जो लेखन में बाधा करता है, लेखन वैकल्य है, तो डेफिनेटली लेखन से संबंधित कार्य उनके लिए अनुकूल नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या, रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, लचीली समय सारणी। तो विद्यालय में बच्चों की सफलता में कठोर पाठ्यचर्या बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। देखो रचनात्मक आकलन होना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, लचीली समय सारणियों पर कठोर पाठ्यचर्या हो, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है। ये तो इसका कथन है और ये इसका कारण है। अब अपने को देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। सही है लेकिन गलत है, दोनों गलत नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बिल्कुल ए सही होगा इसमें दोस्तों। क्यों होगा? इसलिए होगा कि जो कोई भी बालक है वो 11 माह का चलता है और दूसरा 15 माह का चलता है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम ये बात पढ़ते हैं कि व्यक्तियों में विकास की जो दर होती है ना वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग दरों से विकास होता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा कक्षा कक्ष की है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है या व्यवहारवादी या ये? तो ये प्रगतिशील का होगा दोस्तों। प्रगतिशील कक्षा कक्ष के अंदर समूह में चर्चा करके सकारात्मकता बालकों में पैदा की जाती है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो देखो ज्ञान के सक्रिय निर्माता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर ये माना गया है कि बालक खुद ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, क्रिया करके सीखता है, सक्रिय होकर सीखता है। नेक्स्ट है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना होता है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को देखो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सबसे सही इसमें है दोस्तों, जब त्रुटियां कोई बालक कर रहा है ना तो उन त्रुटियों के ऊपर सकारात्मक चर्चा करते हुए, विश्लेषण करते हुए हम उसको अर्थपूर्ण अधिगम में बदल सकते हैं। तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों में नहीं खेलती। ये वाक्य क्या दर्शाता है? ये वाक्य क्या दर्शाता है?
जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती है, मतलब ये दर्शाती है कि बालिका ये सोचती है कि कार बालकों के लिए होती है, कार उनके लिए नहीं होती है। तो जेंडर रूढ़िवादिता। खालिस्तान का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अनौपचारिक शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और बाल विकास। तो सीधा सीधा इसमें हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण और जन्मजात। तो भौतिक संरचना पर अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी जो भी चीज़ें उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से और गणितीय विकार से। तो डिसलेक्सिया का जो मतलब होता है वो पठन विकार से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठन विकार। नेक्स्ट है अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं। तो रुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, लिंग ये तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करता है। तब होता है जब विषय वस्तु को गौर संदर्भित किया जाता है, गैर संदर्भित किया जाता है, गौर ने गैर संदर्भित। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो बिल्कुल ये इसमें डी हो जाएगा। उस समय होता है जब विश्लेषण, समालोचनात्मक विचार और समस्या समाधान की प्रक्रियाओं को हम शामिल करते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, सार्थक अधिगम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। कौन सी ऐसी बात है जो जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। तो इसमें देखो जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, ये तो सही है। गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण को समालोचनात्मक रूप से चर्चा करना, ये भी हो सकता है। लड़कों गणित और लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है भाई, लड़का लड़की दोनों कोई से भी विषय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें डी गलत है। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है शारीरिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास से, गामिक विकास। तो संवेगात्मक विकास से होगा, क्योंकि संवेग जो है ना क्रोध होता है। तो क्रोध करना आसान है, लेकिन कब कितनी मात्रा में क्रोध करना चाहिए बहुत मुश्किल है। ये विचार दिया था अरस्तु ने। तो संवेगात्मक बुद्धि को लेकर के जो है ये विचार अपन पढ़ते हैं। तो संवेगात्मक विकास। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो देखो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट होता रहा परीक्षा में। यहाँ समझने वाली बात है इन दोनों के लिए है, मंदबुद्धि और पिछड़े दोनों के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंदबुद्धि के लिए भी हो सकता है, पिछड़े के लिए भी। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा विकल्प इसमें दिया हुआ ना, इसकी जगह हम एक नया विकल्प यहाँ पर संधारित करते हैं, और वो है ए व बी दोनों के लिए। और भविष्य में ऐसा प्रश्न आए तो यही अपने को मानना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। वाक बाधित वाले छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सृजनात्मक छात्र। तो देखो शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से कौन से छात्रों के समावेशन में मदद मिलेगी। तो
सभी प्रकार के जो छात्र होते हैं ना उनको एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है, तो इसका मतलब इसमें डी हो जाएगा, सभी को मदद मिलेगी इसमें, है ना। 1 2 3 4 जो भी दिए हुए हैं सबको मदद मिलेगी। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, नवीन आमुक उत्पादन की योग्यता। तो देखो इसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है सृजनशील में। इसके अलावा इसके अंदर जो है अमूर्त चिंतन पाया जाता है और नवीन उत्पादन की क्षमता। अभिसारी चिंतन नहीं होता, ये प्रतिभाशाली में होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1 3 4, पहला, तीसरा और चौथा। तो ये है विकल्प नंबर सी में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये 3 इसमें पाई जाती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान जो है लक्ष्य निर्धारित करना। समान लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना तभी जो है हम उन बालकों की, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद में विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? ये समझना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं तथा उन्हें तुरंत संशोधित करना। ये समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि एक समान गति से चलें। अर्थपूर्ण सीखने की सुसाधित करने के लिए बच्चों की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो ये इसमें हो जाएगा दोस्तों बी इसलिए हो जाएगा बी कि बी कह रहा है कि समझना कि सभी बच्चों के सीखने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। एक ऐसी गतिविधि या योजना बनाना ताकि सभी बच्चे जो है अपनी अपनी योग्यता और गति के अनुसार क्या कर पाएँ, सीख पाएँ, क्योंकि सबकी सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट है सीसी के अंतर्गत व्यापक पहलू का अर्थ क्या है? सीसी मूल्यांकन में व्यापक का मतलब क्या होता है? बच्चे की केवल संज्ञानात्मक पहलू, तो केवल आ गया मतलब ये व्यापक नहीं हो सकता। केवल शारीरिक, ये भी व्यापक नहीं हो सकता। केवल मनो, तो ये भी व्यापक नहीं हो सकता। केवल आ गया ना, तो केवल आ गया तो मतलब व्यापक नहीं है। प्रगति समग्रता का बोध कराती है, इसका मतलब सभी तरह का। तो व्यापकता का मतलब सभी पक्ष आएंगे इसमें, तो डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आकलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अधिगम हेतु आकलन की व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निहित करता है, ये भी सही है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को आकलन करना, ये भी सही है। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी होंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सीसी के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए खालिस्तान को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, विद्यालय आधारित आकलन और उपयुक्त में से विद्यालय आधारित आकलन। सीसी की जो कमियां विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए ये विचार इसमें किया गया है। बच्चे के समाजीकरण के अभिकरण में सम्मिलित है परिवार, विद्यालय, कक्षा का समूह। उपयुक्त सभी, तो सभी होंगे। परिवार भी है, विद्यालय भी है, समकक्ष समूह का मतलब मित्र मंडली भी इसमें योगदान देती है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? भय और उत्कंठा, ऊब और उलझन। इसके बाद में देखो अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, तो सभी हो जाएंगे ये ना। तो इसका मतलब 1 2 3 4 जिसमें आ रहा है वो राइट हो जाएगा। तो डी में ये चारों आ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रूप में आकलन पर आधारित नहीं है? सहयोगी और सहभागी पद्धति, ज्ञान के संसाधन पहचान करने में बच्चों की मदद करना, बच्चों में सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करना, पठधारकों के साथ सीखने की प्रवृत्ति को साझा करना। तो भाई इसके अंदर देखिए ये हो जाएगा सीखने की प्रगति को साझा करना, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में है खालिस्तान आकलन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देना है। रचनात्मक, निदानात्मक, योगात्मक और अंतरिम। तो योगात्मक आकलन के अंदर मापन की सीखी हुई सभी कुशलताओं का निष्पादन का अवलोकन एक संपूर्ण रूप से करना होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना, इसके बाद में ऐसी समस्याएं देना जिनसे अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमिक करने के कार्य देना, मूर्त संसाधन देना, वर्गीकरण, ये तो सब तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अमूर्तता की बात वो नहीं कर पाते, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? मानवीय अस्तित्व के मामलों में सोचने का समर्थ एवं संवेदनशीलता, ये नहीं होगा। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता भी नहीं होगा। स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल की क्षमता भी नहीं होगा। समस्याओं के तर्कपूर्ण तरीके से और विश्लेषण करके मसलों की वैज्ञानिक विवेचना करना, बिल्कुल ये राइट होगा इसमें डी, क्योंकि तार्किकता की बात जो इन्होंने की है ना वो डी के अंदर आ रही है। इसके बाद में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंतर को सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। उपयुक्त कथन संबंधित है। किसने कहा था ये? तो स्किनर ने, टॉयलर ने, जेम्स डेवर ने, गाल्टर ने। तो टॉयलर ने कहा था, ये टॉयलर का विचार है। कौन सा आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बाद न होकर उसके दौरान होता है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, उपयुक्त में इसको सीखने के लिए आकलन, मतलब ऐसा आकलन करते हैं जिससे ये देखा जाता है कि अगर बालक ने नहीं सीखा हो तो उसको सिखाना पड़ेगा, तो वो सीखने के लिए आकलन, मतलब जो नहीं सीखा वो और सिखाना पड़ेगा, उसके लिए आकलन। इसके बाद में अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ता की पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अधिगमकर्ताओं की पूर्व अनुभवों की शामिल कर संचय करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। अधिगमकर्ता के आकलन हेतु एक तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या लागू करनी चाहिए। देखो इसमें सबसे सटीक उत्तर है बी वाला, उसको हमेशा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए एक नई संरचना बालक में ज्ञान के संचय के रूप में करनी चाहिए। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। तो इसमें हो जाएगा किस प्रकार की रणनीति से बचना चाहिए? तो निष्क्रिय नकल से बचना चाहिए। बालक कोई भी क्रिया करेगा, क्रियाशीलता उसमें रहेगी तो ज़्यादा ठीक है। निष्क्रिय होकर नकल मारने से वो ठीक अधिगम नहीं कर पाएगा। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, अधिक संभावना है कि पृथक्करण का पालन करेंगे, अधिक संभावना है कि जेंडर वीडियो का पालन करेंगे, कम संभावना है कि जेंडर मानदंडों का विरुद्ध होंगे। बिल्कुल कम संभावना होगी दोस्तों। ऐसे बालकों के लिए थोड़ी सी जेंडर की रूढ़िवादिता ना वो कम हो जाएगी। वो सोचेंगे कि जब मेरे पिता बच्चों को खिला सकते हैं और मेरी माँ उपकरण ठीक कर सकती है, तो इसका मतलब जेंडर की जो रूढ़िवादिता उनमें है वो कम होगी। नेक्स्ट है खालिस्तान का अर्थ व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता है। व्यवहारिक भिन्नता, वैचारिक भिन्नता, व्यक्तिगत। तो विचलन का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पाए जाने वाली भिन्नता, वो विचलन को दर्शाती है। लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बच्चों की अहंकारी सोच बनाता है, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता है। तो देखो निजी वाक होता ना, उससे बालक की संप्रेषण कुशलता बढ़ती है, भाषा की दक्षता बढ़ती है और वो एक अच्छा वक्ता बनता है, या फिर यूँ मान के चलिए कि वो अपने आप के अंदर क्या होता है, एक कुशल अभिव्यक्ति देने वाला होता है, तो वो सामाजिक कार्य करता है। खालिस्तान के अनुसार पहले विचार फिर भाषा आती है।
इनमें से कौन से विद्वान कहते हैं कि पहले विचार और उसके बाद में भाषा उत्पन्न होती है? तो ये जीन पियाजे का मानना है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आती है, उसके बाद में जो है भाषा आती है। इसके बाद में रेखा जो गणित की शिक्षिका है, पिंकी से एक प्रश्न पूछती है। पिंकी से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत लक्षित से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि लक्षित उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। रेखा की प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। लक्षित का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। पिंकी को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है इस स्थिति में। तो ये इसमें हो जाएगा, लक्षित को वो पक्ष लेकर के शायद वो बताना चाह रही है ताकि लक्षित उसका जवाब दे दे। तो ये रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बी, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है, देखो, सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने की क्रियाओं से पहले, दौरान, बाद में होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। मूल्यांकन में केवल मानकीकृत उपकरणों का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये डी है, ये गलत है भाई, ये सही नहीं है। बाकी और सब विचार क्या है? सही है। तो सही नहीं है पूछ रहा था ये, इसलिए डी इसमें सही नहीं है। बाकी सब ये विचार जो दिए हुए हैं वो सही है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। गम्य इमारतें, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। तो इसमें होगा 1 और 2, क्योंकि समावेशन जो शिक्षा ना, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाता बालकों में और उनको एक समान रूप से बैठा करके शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में खालिस्तान के मतानुसार भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। ये दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, बेंजामिन ली वॉर्फ, जीन पियाजे। तो सी, बेंजामिन ली वॉर्फ के द्वारा ये विचार दिया गया है। भाषा की मूलभूत विशेषता या विशेषताएं सम्मिलित है। प्रतीकों की उपस्थिति, प्रतीकों को संगठित करने के लिए नियमों का एक समूह, संप्रेषण और सभी। तो सम भी होंगे, प्रतीकों की उपस्थिति भी होगी, प्रतीकों को संगठित करना और संप्रेषण सब आएगा इसमें। तो डी इसका राइट हो जाएगा। मानव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ले वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार ये क्या है? समीपस्थ विकास क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र। समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर बालक सीख तो सकता है लेकिन शुरुआत करने के लिए किसी मदद की आवश्यकता होती है। ZPD जिसको अपन बोल सकते हैं। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण से गुजर रही है? तो पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, तो पारंपरिक में होगा ये। नेक्स्ट है, जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार वह निम्नलिखित से किस बुद्धि को प्रदर्शित करता है? अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, दृश्य स्थानिक बुद्धि। तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि आएगी इसके अंदर। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत होता है, तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि यानी खुद के संदर्भ में। भाषा विकास में सर्वभाषा व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, चॉम्स्की। तो भाषा विकास के में सर्वभाषा व्याकरण जो है ये सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने। इन्होंने जो है LAD का विचार दिया था और इन्होंने कहा था
कि प्रत्येक व्यक्ति में एक एलईडी पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण तंत्र, जिससे वो किसी भी व्याकरण को सीख सकता है। विचार एवं भाषा के संदर्भ में सत्य कथन है। भाषा विचार को निर्धारित करती है, विचार भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं विचार के उद्गम भिन्न भिन्न हैं। उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। भाषा विचार को निर्धारित करती है, भाषा विचार भाषा को निर्धारित करता है, भाषा और विचार भिन्न भिन्न उद्गम है। उपयुक्त सभी। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन। तो क्या करना चाहिए? तो देखो, अंतःक्रिया भी होनी चाहिए, परियोजना भी हो, पोर्टफोलियो भी, आत्म आकलन भी हो। तो इसका मतलब सी हो जाएगा इसमें, ये सभी होने चाहिए। 1 2 3 4। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2015 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है? तो सक्रिय जुड़ाव, बातचीत, वेदन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएगा। मान्य व्यवहार, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों की अनुक्रियाएं, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? उच्च क्रम चिंतन के, निचले क्रम चिंतन के, घोषणात्मक, और ये हो जाएगा उच्च क्रम चिंतन के। यानी कि जैसे जैसे चिंतन का क्रम बढ़ता वैसे वैसे ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। इसके बाद में बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के खनिजों, पेड़ पौधों, वनस्पति आदि को पहचानने वाली बुद्धि क्या होगी? तो प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। गणितीय बुद्धि गणित के लिए है, स्थानिक बुद्धि और भाषाई बुद्धि सबका अलग अलग अपना रोल है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि है, यानी प्रकृतिवादी बुद्धि जो प्रकृति को समझ सकती है। ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन की, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजना। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो अनुकूलन की। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, पाठ्यपुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो विविध स्रोतों से अन्वेषण करके सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? तो केवल प्रत्यक्ष निर्देशन में केवल पुस्तकों से, इससे नहीं बल्कि विविध स्रोतों से सीखना होता है। तो राइट हो जाएगा, विभिन्न स्रोतों से अन्वेषण करके। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? चिंता, बोरियत, भय, आशा। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें देखो, चिंता, बोरियत और ये नेगेटिव है, केवल आशा पॉजिटिव है। तो आशा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो 325 और 486 को जमा करो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इस प्रश्न को परिभाषित कीजिए। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण के विभिन्न रोकने के उपाय सोचिए। तो इसमें डी हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे उत्तर प्रदान करके, उसे प्रयोग और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित करके, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तो इसमें सी हो जाएगा। उसे
मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने व उन्हें उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतराव्यक्ति, अंतर्व्यक्ति। तो इंटरपर्सनल होती है, तो अंतर्व्यक्तिक। विकास के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। विकास गतिशील, क्रमबद्धता, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधान के प्रारंभ में होता था, जीवन पर्यंत चलता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि तथा ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह से परिवर्तन निहित होते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मकता, सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से अप्रभावित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। क्रिया अप्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है, तो सी हो जाएगा भाई इसमें, क्योंकि इसमें अप्रभावित शब्द लिखने से इसमें तीसरा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों में दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। तो एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर संतुलन करने का जो विचार आता है, भाव आता है वो, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर का विकास का पारिस्थितिकी परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में खालिस्तान कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। आनुवंशिकीय, परिवेशीय, आनुवंशिकीय, वातावरणीय, तो परिवेश पे देते हैं क्योंकि इन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी दी है ना, तो वातावरण या परिस्थिति को लेकर के इन्होंने दी है, तो इकोलॉजिकल थ्योरी होने से परिवेशी हो जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? देखो, आनुवंशिकी, वातावरण, व्यवहार, वातावरण जीव विज्ञान, वातावरण पालन पोषण। एक्चुअल में क्या है कि कुछ विद्वानों में ये मतभेद रहा कि बालक के विकास में वंशक्रम ज़्यादा प्रभावशाली है, कुछ का बड़ा वातावरण ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आनुवंशिकी और वातावरण को लेकर के जो मतभेद हुआ ना विद्वानों में, उसी को बोला जाता है प्रकृति पोषण विवाद। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आनुवंशिकी और वातावरण। आहार ग्रहण संबंधी विकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, इसके बाद में है जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और उपयुक्त सभी। तो ये सभी भोजन विकार हैं, आहार से संबंधित विकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। हेंज द्विविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, फ्रायड के मनोलैंगिक से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास, बांडुरा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास से। इनकी एक मुख्य कहानी थी जो 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाते हुए इन्होंने इसके आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो कोहलबर्ग। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल। विकास क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास केंद्र से हाथ की पैर चलता है। तो ये इसको दर्शाती है, विकास क्रमबद्ध होता है। कुल मिलाकर के विकास कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो चलने से पहले वो खड़ा होना सीखेगी और बोलने से पहले वो बड़बड़ाना सीखेगी। कौन सा नियम ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी पैदा होंगे? प्रत्यागमन, अर्जित गुणों का, गाल्टन का, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संरचना वाली संतानें पैदा होती है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। यदि शिशु के पैर के तलवे पर हल्का स्पर्श किया जाए तो वह पहले पैर की उंगलियों को फैलाता है, फिर उसे आगे की तरफ मोड़ लेता है। इस तरह के प्रतिवर्त को क्या कहा जाता है? मोरो प्रतिवर्त, उत्तरजीविता प्रतिवर्त, रूटिंग प्रतिवर्त, बेबिंस्की प्रतिवर्त। तो बेबिंस्की प्रतिवर्त इसको कहा जाता है, बेबिंस्की प्रतिवर्त। और
लास्ट में है दोस्तों ये प्रश्न, सीसी के अंतर्गत सतत पहलू के संदर्भ में असत्य कथन है। विभिन्न साधनों उपकरणों का उपयोग कर शिक्षण अधिगम को बच्चों को लगातार देखना, उसकी मदद करना, ये तो सत्य है। बार बार औपचारिक टेस्ट अनौपचारिक टेस्ट लेना, ये गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समय पर बच्चों को सीखने की गई कमियों की पहचान के बारे में संकेत देना, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम के समय किए गए आकलन तथा बच्चों के सीखने संबंधी इकट्ठी की गई जानकारी, विभिन्न परिशिष्टाएं विद्यार्थियों की क्षमताओं को शिक्षकों की मदद करना, ये भी सही है। तो बी इसका हो जाएगा दोस्तों। बी इसमें जो है सत्य नहीं है, यानी असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर असत्य का कथन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 100 प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि स्पेशली आप जिस परीक्षा के लिए देने जा रहे हैं उस परीक्षा में आपको निश्चित रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।